हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम जो आज परीक्षा हुई है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 नागौर जिले का कक्षा 10 के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम अच्छा पेपर था और सारे के सारे सवाल एकदम सरल थे और उनका देखो हम सॉल्यूशन करेंगे। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा देखो बी। उसके बाद में एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए नॉट इक्वल 0 में दो वास्तविक मूल होंगे यदि। अब आपको ये जान होना चाहिए, देखो यहाँ बता देते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान जब 0 के बराबर होता है तब मूल होते हैं वास्तविक व बराबर, वास्तविक व बराबर होते हैं, वास्तविक व बराबर। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल होते हैं वास्तविक व भिन्न भिन्न, वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तब इसके मूल होते हैं काल्पनिक होते हैं। अब आपके प्रश्न में क्या आया हुआ है, आपके प्रश्न में ये लिखा है कि इसके मूल वास्तविक व बराबर है, कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 बराबर होगा। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ए। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम, समरूप, समान और वर्ग। तो आपको जान होना चाहिए जो सभी वृत्त होते हैं, वृत्त देखो इस प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार दो वृत्त बनाए गए हैं तो उनकी त्रिज्याओं का देखो अनुपात बराबर हो सकता है। इसलिए जो आपके सामने इस प्रकार है, मैंने छोटा वृत्त बना दिया, एक और बड़ा वृत्त बना दिया, तो ये सारे के सारे वृत्त आपस में क्या होते हैं, केवल समरूप होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम कब होंगे, जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होगी, उन दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होगी तब क्या हो जाएगा, वो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, सिर्फ समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा ब। आगे वाला, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो जो घटना संभव ही नहीं है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, देखो 0 हो जाती है। आगे वाला, वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो उस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा, या नाम हो सकता है छेदन रेखा, छेदन रेखा या हो सकती है छेदक रेखा, छेदन रेखा या छेदक रेखा। एक वृत्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है, तो इसका उत्तर आएगा अनंत स्पर्शिकाएं हो सकती है। ठीक है, सवाल नंबर 7, 7 का उत्तर आएगा यहाँ पर, देखो उत्तर आएगा 9। 9 उत्तर कहाँ से आया, देखो ये यहाँ समझते हैं। देखो क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो आपको ध्यान है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। अब 1 बराबर में क्या बचेगा, देखो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखो देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 1 इसका मान क्या बनेगा, देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ जब 1 लिखेंगे तो यहाँ बनेगा 9 और यहाँ इंटू 1। तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो ये एक सर्व समीका है आपके। इस सर्व समीका के द्वारा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर अगर होता है तो 1 बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, तो आ जाएगा 9 इंटू 1। यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा, देखो इसका उत्तर आएगा बराबर में 9। सवाल नंबर 8, साइन ए बराबर 3/5 है तो कोस ए का मान आपको पूछा गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर भी हम एक सर्व समीका काम में लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है।
अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए का मान 3/5, तो यहाँ आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। यह आएगा यहाँ पर 9/25 प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोस स्क्वायर ए का मान आ जाएगा 1 माइनस 9/25। तो यहाँ कोस स्क्वायर ए बराबर में 25 लघुत्तम आ जाएगा, लेसअप आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 25 माइनस 9। कोस स्क्वायर ए बराबर में 16/25। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा कोस ए बराबर √16/25। कोस ए का मान प्लस माइनस 4/5। लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ प्लस वाला लेना है, 4/5 आ जाएगा। इस प्रकार ये मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर साइन ए का अगर मान दिया हुआ है तो आप कोस ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका देखो करने का एक तरीका और भी है। कैसे करेंगे, देखो साइन ए बराबर में ऐसा चित्र बना सकते हैं। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर 3 है और कर्ण का मान 5 है। तो आपको जाने पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा करेंगे तो आधार का मान होगा 4। अब कोस में क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इसके द्वारा करें तो ठीक है, और सर्वसमय का प्रयोग करके करें तो भी क्या है, सही है। जो अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। आगे है सवाल नंबर 9। 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो 3, 4 की एक्स से हमेशा याद रखना है, जब आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो हमेशा आप वाई का मान लिख दिया करो, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान लिख दिया करो। तो एक्स अक्ष से दूरी बराबर आ जाएगा, इसका 9वें का उत्तर आ जाएगा बराबर में 4 इकाई। लिखो आगे 4 इकाई। 10वां क्या लिखा है, 2, 3 और 4 ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है, देखो इसको आप बिंदु लिख सकते हो 2 और 3, और बिंदु बी इसको 4 और 1 बिंदु बी मान सकते हो। तो 2 बिंदु हो जाएंगे ए बी बराबर में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ ए बी बराबर में x2 का मान क्या है, देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ बचेगा, देखो 4 में से 2 घटाया 2 और 2 का वर्ग 4, 1 में से 3 घटाया -2 और -2 का वर्ग भी 4। ए बी का मान आ जाएगा 8। 8 को आप लिख दो 4 × 2, तो इसका मान आ जाएगा 2√2। आगे लिख दो इकाई। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया, देखो इस प्रकार ये इसका उत्तर √8 लिखे तो ही सही है, और 2√2 सही है। 11 में है 3, 8, 13, 18 को कौन सा पद 78 है। तो आपको ये ध्यान करना है, कौन सा पद शब्द आ गया ना, तो इसमें आपको हमेशा किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो फिर सबसे पहले देखो इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है, इसका प्रथम पद a बराबर में है इसका 3। तो सार्वयंत्र d का मान ज्ञात कर लो, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 बराबर 5, और a3 माइनस a2 यानी 13 माइनस 8 बराबर में 5। तो यहाँ इसका सार्वय अंतर क्या आ रहा है, इनका सार्वय अंतर d बराबर में है 5। ठीक है। अब इसमें कौन सा पद पूछा गया है, तो कौन सा पद में आप किसका मान ज्ञात करोगे, n का मान। तो ये सूत्र लगा दो, a प्लस n माइनस 1 × d। और ये जो आपको 78 दिया हुआ ना, ये किसका मान रख दोगे आप, n का मान रख दोगे। तो यहाँ 78 बराबर में a का मान आप क्या रखोगे, देखो a का मान रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान आप गए 5। तो ये 78 माइनस 3 हो जाएगा। 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 × 5, ये बनेगा 75। 75/5 बराबर n माइनस 1, ये बनेगा 15। 15 बराबर n माइनस 1 और 15 और 1 16 हो जाएगा। ये 15 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान क्या आ जाएगा 16। यानी इस a.p का जो 16वां पद होगा वो क्या आएगा, वो आएगा 78। इस प्रकार आप कर सकते हो। पहले आपको इसको प्रथम पद और सार्वयंत्र लिखना है। अब हमेशा याद रखना है आपको कौन सा पद 78 है। ऐसा शब्द आ गया तो किसका मान हमेशा ज्ञात करोगे आप, n का मान आपको दिया है, सिर्फ आपको n का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप n का मान 16, इसका अर्थ इस श्रेणी का, इस a.p का जो 16वां पद होएगा वो क्या आएगा, 78 आएगा। आगे बढ़ा करते हैं, देखो सवाल नंबर 12वां लिखा है आपके सामने है, a.p के लिए प्रथम पद और सार्वयंत्र लिखो। यानी इसको आपको सिर्फ इसका प्रथम पद और
सार्वयंत्र लिखना है। सवाल नंबर 12। तो आपको ए डॉट पी देखो दे रखी है, ये ए डॉट पी है, तो इसका लिख देते हैं। इसका प्रथम पद तो क्या है, देखो प्रथम पद ए बराबर में है इसका 3। डी का मान ज्ञात कर लो, डी का मान आएगा A2 माइनस A1। इस प्रकार आप 2 बार ज्ञात कर लिया करो, आपको सार्वयंत्र डी का मान प्राप्त हो जाएगा। A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 बराबर ये देखो माइनस का 2 आएगा, और A3 माइनस A2 माइनस 1, और A2 का मान 1, तो यहाँ उत्तर माइनस का 1 माइनस का 2, तो यहाँ सार्वे अंतर डी बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 13। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां लिखिए। अब देखो आपको बताना है कि त्रिभुज किस किस नियम के द्वारा समरूप हो सकते हैं। एक तो होता है देखो भुजा 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 नियम के द्वारा, एस नियम, ठीक है। एक होता है कोण कोण कोण, ए नियम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में एक होता है कोण कोण, दो ही कोण, ठीक है, ये भी नियम है। उसके बाद में होता है भुजा कोण भुजा, यानी एस नियम। इस प्रकार आपके सामने ये 4 कसौटियां होती है। इस नियमों के द्वारा कोई त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। भुजा 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 नियम, कोण 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 नियम, यानी अगर कोई त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो आपस में वो समरूप होते हैं। कोण कोण, अगर कोई त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो हमें जाने तीसरा कोण अपना बराबर होगा और वो त्रिभुज समरूप होंगे। कोण कोण भुजा नियम, अगर कोई त्रिभुजों के 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके मध्य का कोण बराबर है तो वो त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस प्रकार ये होती है 4 कसौटियां होती है। आगे वाला सवाल 14वां, समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण तो याद रखना है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 नंबर में सभी वृत्त समरूप होते हैं। बस ये आपको क्या लिखना है, 2 उदाहरण लिखना है। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं। आगे वाला सवाल आपके सामने है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ये सवाल आपके प्रश्नमाला 12 में आया हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा और पूछा गया है, इस प्रकार बने घनाकार बलों का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करो। लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, देखो 7 सेंटीमीटर ही होगा इसका, तो 15 का उत्तर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 16वां, यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय दे रखा है, आप 75 पाई दे रखा है वर्ग सेमी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे, देखो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 75 दे रखा है, 75 और आगे दे रखा है पाई, 75 पाई। अब यहाँ क्या होगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर का मान आएगा 75/3, आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 25, आर का मान √25 होगा, आर का मान होगा ±5। अब आपको ध्यान है त्रिज्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, सिर्फ प्लस का 5 लेंगे। तो आगे लिख सकते हो, अतः अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर में 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। 16वां, अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी बराबर में 5 सेंटीमीटर। 16वां क्या लिखा है, 16 हो गया, देखो ये 13वां था, 14वां था, 16वां अर्धगोले का यही था, देखो ये 16वां था। 15वां तो ये देखो, 15वां तो ये है, 15वां तो 7 सेमी वाला है, और ये है 16वां।
अब करेंगे आगे सवाल नंबर 17। 17 में क्या लिखा है देखो आपके सामने, यदि 17वें सवाल में क्या लिखा है, यदि पी का मान दे रखा है 0.05 है तो ई नहीं की क्या प्रायिकता होगी। कैसे करेंगे देखो, इसको हमेशा याद रखो, पी प्लस पी नहीं, इनका योग होता है 1। ये तो बता रहा है प्रायिकता होने को, और ये ई बाहर किसको बता रहा है, प्रायिकता नहीं होने को। इनका योग पर हमेशा 1 होता है। आपको इसका मान दिया है यानी 0.05 प्लस आपको इसकी प्रायिकता नहीं होने की ज्ञात करनी है बराबर में 1, तो इसका मान आ जाएगा बराबर में पी बार का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर 1 माइनस 0.05, तो इसका मान आ जाएगा बराबर में 0.95। ये इसका आंसर है। देखो आगे बढ़ा 18वां, अरपरित दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त प्राप्त होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं कुल घटना। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल घटना क्या क्या हो सकती है। देखो दोनों बार चित्त आ सकता है, दोनों बार पट आ सकता है, पहली बार पट दूसरी बार चित्त, या पहली बार चित्त दूसरी बार पट, इस प्रकार 4 बार चित्त आ सकता है। इस प्रकार 4 घटनाएं हो सकती है। इसमें क्या पूछा है, कम से कम एक चित्त। अब देखो कम से कम एक चित्त का अर्थ क्या होता है समझो। देखो कम से कम एक चित्त होने का अर्थ है कम से कम एक बार चित्त तो आनी चाहिए, यानी कम से कम एक एस तो आनी चाहिए। ज़्यादा चाहे एस कितनी बार यह है, कम से कम क्या होनी चाहिए, एक बार तो आए, अधिक चाहे कितनी बार ही आए। ठीक है, अब करते हैं। देखो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखो पीई बराबर में संभावित घटना बट्टे कुल घटना, संभावित घटना बट्टे कुल घटना। अब इसमें देखो कम से कम एक चित्त कितने में आ रही है, कम से कम एक बार, ज़्यादा चाहे कितनी बार ही आए। देखते हैं, देखो इसमें 2 बार आ रही है, इसको आपको देखना नहीं क्यों, इसमें ज़्यादा एक से, तो इसमें है 0 बार, ये नहीं लेंगे क्योंकि कम से कम एक बार तो आनी चाहिए। इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो आप देख सकते हो 3 घटना आपके इसके अनुकूल है। ठीक है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, और शंभु कुल परिणाम कितने आ रहे 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी पीई बराबर 3/4। आगे वाला सवाल नंबर 19। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले कैसे करेंगे 19 सवाल को, पहले आपको क्या करना है, जो आपको ये घन दिए गए हैं उनके आयतन के द्वारा पहले आप भुजा ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर में ये दे रखा है 64 घन सेमी दे रखा है। सूत्र होगा भुजा क्यूब, या यहाँ ए की घात 3 लिख सकते हो। देखो भुजा क्यूब बराबर में इसको आप लिख सकते हो 4 की घात 3। जब आप इसके वर्गमूल, जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे ना, तो बाद में इसको 4 की घात 3 क्यों, क्योंकि यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पर भी क्या लिखो 3 घात लिख सकते हैं। दोनों में घातें समान है तो आधार भी समान होगा। तो घन की भुजा क्या आ जाएगी, घन की भुजा बराबर में आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे लिखना है 2 घनों के फलकों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब क्या करोगे, देखो जब 2 घन को साथ में मिलाएंगे तो उनका ध्यान करना, लंबाई हो जाएगी उनकी बढ़ जाएगी, लंबाई 8, चौड़ाई उनकी 4 रहेगी और ऊंचाई भी क्या रहेगी उनकी 4 रहेगी। अब आपको निकालना है क्या, उनका संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात करना। देखो तो लिख दो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। लंबाई का मान क्या है? देखो लंबाई का मान इसमें आया हुआ है 8 इंटू 4 और चौड़ाई का मान 4 इंटू 4 है, ऊंचाई का मान भी 4 इंटू 8 है। तो ये 2, ये 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये 2 और ये कितने हो गए? देखो 80, तो इनका उत्तर आ जाएगा बराबर में 160 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर है। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। 20वां, बेलन के आयतन का सूत्र लिखो। सूत्र क्या होता है आयतन का? देखो सब जानते हैं, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। 21वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपको ये मानना है, मानना √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद में अगर परिमेय संख्या है तो बराबर में लिखेंगे P/Q और यहाँ लिखो P/Q पूर्णांक, P/Q पूर्णांक है, आगे लिख दो Q ≠ 0। माना P/Q का एक के अतिरिक्त, एक के अलावा, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे P/Q से विभाजित करने पर, तो यहाँ आ जाएगा √2 बराबर, अब एक P और Q की जगह A/B, A/B से अभाज्य संख्या। से अभाज्य का अर्थ है जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसके बट्टा में एक मान लो, अब इनको वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा √2B बराबर में A, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ होगा √2B का बराबर में A का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ बनेगा देखो √2 का वर्ग 2, 2B² बराबर में A स्क्वायर, ये 2 भाग में चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे B², सॉरी यहाँ लिखेंगे A², 2 से विभाजित है, तो A भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ तक कर लिया है। अब कैसे करेंगे देखो आगे, इस A की जगह क्या मान लेते हैं? A बराबर आपको मानना है 2C, मानना A बराबर में लिखना है 2C लिखना है। A बराबर आपको लिखना है 2, A बराबर 2C लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 2B² बराबर में आ जाएगा 2C का स्क्वायर, 2B² बराबर में 2C का स्क्वायर, 2B² बराबर में यहाँ ये बन जाएगा 4C का स्क्वायर, 2 भाग में आ जाएगा, B² बराबर में 2C का स्क्वायर। अब ये 2 किसके B² के भाग में जा रहा है? B² 2 से विभाजित है, तो B भी 2 से विभाजित होगी। इसका अर्थ क्या है? A और B दोनों में 2 का भाग जा रहा है, अतः A व B का A के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है,
सत्य विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत थी। हमारी √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आपको यहां तक करना है। आगे करते हैं सवाल नंबर 22। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। तो यह आ जाएगा 156 बराबर 156 में 2 का भाग 78 बार, 2 का भाग 39 बार, 3 का भाग 13 बार और 13 का भाग 1 बार, यानी 2 की घात 2 × 3 × 13। इस प्रकार आपको रखना है। सवाल नंबर 23। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। आगे देखो, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से आपको 3 और 2 दिया है, यानी यहाँ लिख दो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर में 2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर में योगफल 3 दिया है, गुणनफल बराबर में 2 दिया है। ठीक है। अब आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग और यहाँ गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में होता है 0। मान रख दो x² माइनस योगफल का मान 3 दे रखा है, अब x हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल बराबर में 2 है, तो यहाँ 2 बराबर में 0, यही क्या है वो बहुपद है। तो x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। आगे वाला सवाल नंबर 24। x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करो। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके आपको निकालना है शून्य। तो इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? इसके टुकड़े करेंगे। देखो टुकड़े हो जाएंगे इसके माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस का 8 बराबर 0, यानी -8 को x की घात 2 से गुणा करें तो उत्तर आ रहा है -8x की घात 2, बीच में माइनस का 2x है। तो ऐसी संख्या 2 ले जिनको गुणा करें तो उतर आना चाहिए -8, जोड़ें घटाएं तो आना चाहिए -4। तो संख्या हो जाएगी -4 और +2। शून्य निकालना है। x माइनस 4 बराबर 0, x का मान 4, x का मान आ जाएगा बराबर -2। ये यहाँ तक कर लिया है। अब आगे सवाल नंबर देखते हैं 25वां। निम्न को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। सवाल नंबर 25वें को प्रतिस्थापन के द्वारा हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या कैसे करते हैं? सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लो। x बराबर आ जाएगा 5 माइनस वाई। अब x का मान आप समीकरण 2 में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में पहले समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लिया 5 माइनस वाई, ये समीकरण 2 में रख देंगे। 2 कोष्टक x की जगह आ जाएगा 5 माइनस वाई और आगे माइनस का 3y बराबर 4। गुणा करो इनको, ये आ रहा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर में 4, ये होगा माइनस का 5y बराबर में 4 और -10। तो y का मान आ जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, y का मान बनेगा -6/5, -6/-5, तो y का मान आ जाएगा +6/5। ये y का मान आ चुका है। ठीक है। समीकरण 1 के द्वारा x का मान ज्ञात कर लिया, x का मान समीकरण 2 में रख दिया और y का मान 6/5। अब आगे लिखते हैं y का मान
y का मान वापिस समीकरण 1 या 2 में रख दो। समीकरण 1 में तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई का मान है 6/5 बराबर 5। x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 6/5। 5 लघुत्तम बनेगा तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 6। x का मान आ जाएगा 19/5। ये इसका आंसर है। देखो x का मान भी ज्ञात कर लिया और y का मान ज्ञात कर लिया। और विधि कौन सी है? ये प्रतिस्थापन विधि है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 26। 26 में है, सबसे पहले आपको विधि चाहे कौन सी लगाओ इसके अंदर, पहले आपको इसके अंदर मान ज्ञात करना है x और y का, और बाद में इसके द्वारा आपको m का मान प्राप्त करना है। तो इसको हम विलोपन के द्वारा हल कर लेंगे। ये समीकरण 1 दिया हुआ है और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 है और ये समीकरण 2 है। इनके देखो विलोपन द्वारा करेंगे ना तो सीधे चिन्ह चेंज हो रहे हैं। देखो ये क्योंकि गुणांक समान है, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का कट रहा है। ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा 35। तो y का मान 35/7, y का मान आ जाएगा 5। y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5, ये 15 बराबर में 11 आ जाएगा। 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर माइनस का 4, x का मान आएगा -2। ठीक है, -2 आ रहा है। y का बराबर मान आ जाएगा mx प्लस 3। m का मान कितना है देखते हैं। देखो y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 बराबर में m का मान है m का मान ज्ञात करना है इंटू x का मान -2, उसके बाद में +3। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। ये 2/-2 बराबर m का मान आ जाएगा -1। ये इसका आंसर है। ये देखो हमने मान ज्ञात कर लिया है। m का मान -1 आएगा। अब करते हैं आगे सवाल नंबर 27वां। 27 में लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 8 के प्रथम गुणज ज्ञात हो गए। देखो a डॉट p क्या बनेगी 8, बाद में 16, 24 ऐसे बनेगी। देखो तो इसका देखो प्रथम पद तो क्या होगा, इसका प्रथम पद a बराबर में होगा 8 और इसका सार्वय अंतर भी क्या होगा, देखो d बराबर में 8 ही होगा। सार्वय अंतर d बराबर में 8 और कुल 15 है तो n का मान भी क्या होगा यहाँ पर 15। सूत्र लगा दो। Sn बराबर योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर में n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ आ जाएगा S15 बराबर 15/2, 15/2 आ जाएगा। आगे 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 और डी का मान है 8, 15/2 आ जाएगा। और यहाँ आएगा 16 और ये आ जाएगा देखो 14। 14 को 8 से गुणा करेंगे 98 आ जाएगा। ये 15/2 गुणा करेंगे, ये हो रहा है देखो 14। ठीक है, और ये हो रहा है 11। यहाँ 112 हो रहा है। 112 और 16 हो जाएगा 128। 128 में 2 का भाग लगाएंगे, यह आएगा 64 बार जाएगा। अब गुणा करेंगे तो यहाँ उतर आएगा देखो 60 की सुमास लगी 6 और 90 से 96 उतरा जाएगा इसका 960। ये इसका आंसर है। तो यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल आएगा बराबर में 960। सवाल नंबर 28। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रश्न में दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से यानी यहाँ से
ये मीनार के पाद बिंदु से, यानी ये मीनार खड़ी है, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी ये दूरी आपको 30 मीटर दी हुई है। और मीनार के शिखर का कोण आपको 30 दिया है, तो आपको मीनार की ऊंचाई यानी इसका मान आपको पूछा गया है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखो, इसको आप ए लिख सकते हो, इसको बी लिख सकते हो, इसको सी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसमें देखो आधार और लंब दो ही है, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो आप इसको लिख दो लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार ये होता है टेन में, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। लंब का मान यहाँ एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बट्टे 30 बराबर 1 बट्टे, यहाँ आ जाएगा देखो टेन थीटा लिख देंगे, तो टेन 30, तो टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये देखो √3 एक्स बराबर में 30, एक्स का मान आ जाएगा देखो 30 इंटू 30/√3, इसको आप लिख दो 10 इंटू √3 इंटू √3, और ये बट्टा √3, एक कट जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा बराबर में 10√3, यानी जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो आएगी बराबर में 10√3। ठीक है, और आगे वाला जो 29 नंबर प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से, चित्र आपके सामने बनाया हुआ है, देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी भूमि के यानी यहाँ से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा है, इस पर एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। संचार मीनार के सबसे पहले पूछा है तल का, तल यानी यहाँ देखो इस कोण का मान क्या दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक कोण का मान दिया है 60 डिग्री आपको दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात, संचार मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका एक्स, आपको संचार मीनार की ऊंचाई को आप एक्स मान सकते हो, और एक्स का मान आपको ही ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप वाई मान सकते हो, ए बी सी और डी। तो आपको सिर्फ किसका मान ज्ञात करना है, आपको सिर्फ एक एक्स का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं, देखो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब बराबर में हो जाएगा, आधार बट्टे लंब किस में होता है, कोट 45 आ जाएगा। आधार बट्टे, आधार का मान क्या है, देखो यहाँ पर आधार का मान y और लंब का मान 20 बराबर में इसका मान होता है 1, y का मान आ जाएगा 20, y का मान हमने 20 ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब त्रिभुज लेंगे पूरा ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो वापिस वही है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब बराबर में आ जाएगा कोट। अब की बार देखो पूरे त्रिभुज में कोट 60 है, तो यहाँ कोण का मान 60 है, कोण 60 लेंगे, आधार का मान वापिस वही है, और लंब का मान अब की बार ये पूरा है, तो 20 + x आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में कोट 60 है, तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, इसका हो जाएगा 1/√3। उधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y√3 बराबर में आ जाएगा 20 + x। ठीक है, और इसके बाद में y का मान यहाँ 20√3 लिख देंगे, बराबर में आ जाएगा 20 + x, तो 20√3 माइनस का 20 बराबर में x, तो x का मान आ जाएगा 20 कोष्टक √3 - 1। ये क्या देखो इसका आंसर है, यहाँ तक आपको करना है। इसे आगे भी कर सकते हैं, √3 का मान आप 1.732 लेते हुए इसको पूरा हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक करते हैं वही सही है। देखो इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 30। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, 5 सेमी त्रिज्या एक वृत्त की दी हुई है। देखो चित्र आपके सामने बनाया हुआ है, 5 सेमी त्रिज्या ने इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी दी हुई है। वृत्त के बिंदु P पर, ये देखो P, स्पर्शिका PQ, स्पर्शिका का नाम PQ दिया हुआ है। देखो केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है, यानी ये दोनों Q पर मिलती है, केंद्र O दिया हुआ है, और Q का मान 12, यानी ये आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। आपको ध्यान होना चाहिए इस कोण का मान 90 डिग्री है, कोण OPQ बराबर 90। 90 क्यों है, क्योंकि स्पर्शिका त्रिज्या पर लंब होती है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये कर्ण का मान है, ये आधार का मान है, लंब का मान है, आपको ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार
स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार इसमें क्या है, देखो आधार इसमें पी क्यू है तो आ जाएगा, आपको पी क्यू की निकालना तो पी क्यू स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर में 144 माइनस 25, तो पी क्यू का मान आ जाएगा बराबर में √119 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ा करते हैं। देखो सवाल नंबर 31। 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दी हुई है, तो इनका बहुलक ज्ञात करो। इसमें देखो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, देखते हैं। देखो सबसे अधिक आवृत्ति इसमें 2 की है, देखो क्योंकि इसमें 2 सबसे अधिक 3 बार आया हुआ है, बाकी संख्या 3 देखो इसमें 2 बार आया हुआ है, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हुई, 2 की हुई, इसलिए इसका बहुलक आ जाएगा बराबर में 2। सवाल नंबर 32 में क्या करना है आपको, इसको सिद्ध करना है। √1 + sin a और बट्टे 1 - sin a बराबर में sec a + tan a। तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, देखो इस LHS लेना है आपको। सवाल नंबर 32 के अंदर LHS बराबर में, LHS में क्या दिया हुआ है, 1 + sin a और 1 - sin a। तो कैसे करेंगे इसको, अंश व हर को √1 + sin a से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा देखो 1 + sin a 1 - sin a, 1 + sin a और 1 + sin a। ठीक है, ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर इसकी घात 2 बन जाएगी, यानी 1 + sin a की घात 2, और नीचे गुणा भी कर सकते हैं, सूत्र के द्वारा भी खोल सकते हैं। सूत्र के द्वारा खोलें तो a + b a - b a² - b² हो जाएगा, या नीचे हो जाएगा ये sin स्क्वायर बन जाएगा। देखो ऐसे ऊपर तो कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा सिर्फ 1 + sin a, नीचे कटेगा नहीं, नीचे आएगा 1 - sin स्क्वायर है, इसका मान आएगा cos स्क्वायर a आ जाएगा, और यहाँ रूट लगेगा। अब यहाँ बनेगा 1 + sin a और बट्टे में आ जाएगा cos a। अब इनको अलग अलग करो, यानी आएगा 1/cos a और sin a बट्टे cos a, इसका मान आएगा sec a + tan a, यानी LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना है। इसके बाद में आ गए सवाल नंबर 33 में आपको दिया है 225 बिजली उपकरणों को प्रेषित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो यहाँ आपको सारणी दी हुई है और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 61 की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सारणी बनानी है और बाद में नीचे लिखना है सबसे अधिक बारंबारता 61 की है, अतः 61 की है, अतः बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग होगा, अतः बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। अब लगाएंगे बहुलक का सूत्र, बहुलक L + F1 - F0 बट्टे 2F1 - F0 - F2 और इंटू में हो जाएगा आगे 100, इंटू में आ जाएगा H। अब कोष्टक लगाएं इस प्रकार, बाद में इसको आगे हल करें। तो सबसे पहले L का मान क्या लिखें, L क्या होता है, देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग क्या है, देखो बहुलक वर्ग है 60 से 80, इसकी निम्न सीमा है 60, तो यहाँ L का मान आ जाएगा 60। H अंतराल है, कितने का अंतराल है, 20 का अंतराल है। ठीक है, अब देखो F1 F0 और F2 तीनों का मान हम एक साथ लिखेंगे। देखो ये जो मान दिया है ना, ये मान F1 का मान है, इस ये F0 का मान है और ये F2 का मान है। तो F0 का मान है 52, F0 का मान यहाँ लिख दो आप 52, F1 का मान 61 है और F2 का मान है 38। अब यहाँ सूत्र में मान लिख देंगे बहुलक बराबर 60 प्लस F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान 52 बट्टे 2 × 61 -
F0 का मान 52 माइनस 38 इंटू H का मान है यहाँ पर 20, 60 प्लस ये यहाँ पर बचेंगे देखो 9। उसके बाद में 61 को 2 से गुणा किया, ये 2 और 122 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे 10 मास लगी 1 और ये 90 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे आगे 20, 60 प्लस 9 बट्टे, आगे इसको हल करेंगे 122 में से 20 घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 32 इंटू 20, 60 प्लस इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, यहाँ आ जाएगा 5 बार और यहाँ 8 बार, ये आ गया 45 बट्टे 8। ठीक है, तो 60 प्लस, अब इसमें भाग देना है तो भाग सबसे जाएगा पहले 5 बार, पॉइंट अब जाएगा 6 बार, इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 65.62। ये इसका आंसर है। ये हमने बहुलक यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आगे वाला 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखो सवाल नंबर 34। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कैसे करेंगे, देखो 34 नंबर को, 34 नंबर में आपको यहाँ लिख दो ए या बी। ठीक है, ए यहाँ मान सकते हो ए और 1 और 7, और यहाँ 4 और -3, और यहाँ अनुपात आपको दिया है 2:3, और यहाँ मान सकते हैं सी। तो पहले x का मान सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। तो इसमें अनुपात होता है वो m1 m2 का मान लिखते हैं। देखो अनुपात है उसको m1 m2 का मान लिख लेते हैं। ठीक है, और ये मान होगा x1 y1 x2 और y2। तो इसमें m1 का मान क्या है, देखो m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान 3, x1 का मान -1 बट्टे 2 + 3, तो ये आएगा 8 - 3, यानी x का मान आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। देखो 5, 8 - 3, 5 बट्टे 5 बराबर 1। y का मान ज्ञात कर लेंगे, y का सूत्र लग जाएगा देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान 7, और बट्टे में लगा देंगे 2 + 3, तो y का मान आ जाएगा -6 प्लस 21 बट्टे 5, तो y का मान 15 बट्टे 5, y का मान आ जाएगा देखो 3। इस प्रकार हमने ये, अब आगे लिख सकते हो अतः बिंदु C के निर्देशांक बराबर 1 और 3। ये इसका आंसर है। ये पूरा हमने कर दिया। देखो ये x का सूत्र लगाओ यहाँ पर, y का सूत्र लगाओ, और इसके बाद में दोनों के अलग अलग उत्तर ज्ञात करेंगे। नीचे लिखो अतः बिंदु C के निर्देशांक बराबर 1 और 3। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 35। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है, योग तो 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो इसमें आपको संख्याएं जाननी है। तो पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर में, माना पहली संख्या बराबर में आ जाएगी 27, x मान सकते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो दूसरी, इनका योग 27 है, तो पहली x है, दूसरी आ जाएगी 27 - x। अब आगे है गुणनफल 182 है, तो यहाँ इनको लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो दिया है उसी के अनुसार, प्रश्नानुसार गुणनफल 182 है, गुणा करो इनको, x कोष्टक 27 - x बराबर में आ रहा है 182, तो यहाँ आएगा 27x - x² बराबर 182। तो यहाँ पहले लिखो -x² प्लस 27x और -182 बराबर 0, -1 कॉमन ले लो इनमें से, x² माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर में 0, ये बट्टा में चला जाएगा, x² - 27x। कैसे करेंगे, देखो आगे इसके टुकड़े करो, टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस 182 बराबर में 0, x कोष्टक x - 13 माइनस का 14 कोष्टक x - 13 बराबर 0, x - 13 बाहर आ गया, x - 14 बराबर 0, x - 13 बराबर 0, x का मान 13 आ रहा है, और x - 14 बराबर 0, x का मान आ जाएगा 14, यानी संख्या हो जाएगी 13 और 14। अब लिखो पहली संख्या बराबर, पहली
संख्या बराबर 13, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 यानी 14। x का मान एक और है, पहली संख्या बराबर में 14, तो दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर में 27 माइनस 14 यानी क्या आ जाएगी, देखो 13। इस प्रकार पूरा लिखना है। तो यहाँ तक इस प्रकार इसको हल करते हुए आगे हल करना है। 36 नंबर क्या लिखा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत लघु वृत्तखंड का और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो 36 नंबर में पहले पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सवाल नंबर 36 का पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख दो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब ये इस सूत्र में मान लिख दो और आपके संगत लघु वृत्तखंड का आ जाएगा। देखो तो पाई का मान आपको रखना है 3.14 इंटू, और इसमें देखो आर का मान आपको दिया हुआ है 10, तो यहाँ लगा देंगे 10 इंटू 10 इंटू आर का मान, इसमें थीटा का मान 90 है और बट्टा 360 माइनस 1/2 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। ठीक है, ये हो जाएगा 100, ये यहाँ पर होगा 4। ठीक है, यहाँ 4 बचेगा माइनस 1/2 और ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। देखो ये इसको आगे हल करेंगे पूरा, यहाँ पर आएगा देखो 2 0 आ जाएगा, कट गया ये, और ये यहाँ पर होगा 50, ये हो रहा है यहाँ पर भाग देंगे, इसमें 2 का भाग 2 बार, इसमें 157 बार जाएगा, 157 का आधा हो जाएगा 78.5 माइनस 50, इसका मान आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मान किसका आ चुका है, ये मान आया है संगत लघु वृत्तखंड का। अब एक और पूछा क्या है, एक पूछा है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरे वृत्त में से घटा लेंगे, लघु त्रिज्यीय घटा देंगे तो ये दीर्घ बड़ा आ जाएगा। तो आगे 2 नंबर में आपको लिखना है संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर में, ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये सूत्र आएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। अब इसमें ये कॉमन लेना पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा बट्टे 360, 3.14 इंटू 10 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 माइनस 90 बट्टे 360। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1/4 आ जाएगा। देखो ये गुणा करेंगे तो 314 बचेगा, यहाँ 1 माइनस यहाँ आएगा 1/4। गुणा करेंगे इसको, 21 का 1 2 हासिल हो गई, और ये 17 1 हासिल हो गई। इनको हल करेंगे, देखो ये 21 1 हासिल 2 हासिल हो गई, और 17 1 हासिल हो गई, और 4, इसका उत्तर आएगा 2 3 235.5। 4 में 2 बार, 7 में 3 बार, और बाद में 1 1 बचा है, तो बाद में 11 में 5 बार, इसका उत्तर आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। यही क्या देखो इसका आंसर है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 37 में है, इसका मध्य ज्ञात करना है, मध्य भार ज्ञात कीजिए। इसके बाद में सवाल नंबर 37, नीचे दिया गया बंटन का कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करो। इसमें आपको इस प्रकार सारणी बनानी है
उसके बाद में मध्य ज्ञात करना होता है तो आपको जान होना चाहिए। सबसे पहले ज्ञात करते हैं CF यानी संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। 2 का 2 रख देंगे, 2 और 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, यानी ये n का मान 30 के बराबर है। अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे n/2 यानी 30/2 बराबर 15 से ठीक अधिक 15 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 19 की है, 19 की है। अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ये देखो 50 से 55 हो जाएगा। माध्यक वर्ग 55 से 60 होगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब लिखेंगे माध्य का सूत्र, माध्यक या माध्यिका का सूत्र L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, अब इसमें मान लिख देंगे। देखो L का मान क्या होता है, निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है 55 लिख दो। n/2 का मान 15 और CF क्या होती है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये 13 है। F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता 6 है। H अंतराल है, कितने का अंतराल देखो देख सकते हैं 5 का अंतराल है, तो यहाँ H का मान आ जाएगा बराबर में 5। सूत्र में मान रख दो, तो यहाँ लिख देंगे माध्यक बराबर में L का मान 55 है प्लस n/2 का मान 15 माइनस 13/6 × 5, तो ये 55 प्लस 2/6 × 5, तो यहाँ आ जाएगा 55 प्लस 1/3, तो 1 को 5 से गुणा किया 5/3, तो उत्तर आ जाएगा 5 प्लस 1.66, तो उत्तर आ रहा है 56.66। यही क्या होगा, इसका आंसर बनेगा। देखो ये हमने अंत तक उत्तर ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार ये हो जाता है हमारा पेपर कंप्लीट। और आगे इसके बाद में एक और आया हुआ है, उसमें ज्ञात करना है, मध्य ज्ञात करना है। तो मध्य चाहे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा करो और चाहे कल्पित के द्वारा करो और चाहे पद विचलन विधि के द्वारा, जो विधि अच्छी लगती है उसके द्वारा इसको कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा पेपर कंप्लीट। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।